हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें क्या पढ़ाई करनी है, ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग समझेंगे साबुन व अपमार्जक के बारे में। आपको बताना चाहूँगा कि आपके हाई स्कूल के सिलेबस में केवल साबुन के बारे में डिटेल से अध्ययन करना है और अपमार्जक का केवल सामान्य परिचय जानेंगे और साथ ही साथ इसका लाभ। ओके, लेकिन साबुन को हम जानेंगे कि ये होता क्या है, साथ ही साथ साबुन बनता कैसे है, साबुन की संरचना कैसी होती है, साबुन किसी चीज़ को साफ कैसे करती है, साबुन की सीमाएं क्या होती है। ये टॉपिक हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। और ये टॉपिक आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं कि साबुन के निर्माण की विधि संरचना लिखी है। समझे कि नहीं समझे? तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं साबुन के बारे में डिटेल से। सबसे पहले हम साबुन के बारे में जानते हैं कि आखिर होता क्या है। ठीक है, तो जो साबुन होता है इसको अंग्रेजी में हम सॉप कहते हैं। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होती है कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाता है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको समझ में नहीं आया होगा इस बारे में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमें लेना है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लेना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन कैसा लेना है? उच्च अणुभार वाला। यानी उच्च अणुभार का मतलब होता है कि उसमें कार्बन की श्रृंखला अधिक होनी चाहिए। हम लोग कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें कार्बन की श्रृंखला यानी कार्बन की संख्या अधिक होनी चाहिए। जितना ही अधिक कार्बन की संख्या होगी उतना ही अणुभार अधिक होगा। अगर कार्बन की संख्या कम होगा तो अणुभार कम हो जाएगा। तो हमें क्या लेना है? कार्बन की श्रृंखला बहुत ऊंच लेना है। और कैसा एसिड होना चाहिए? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होना चाहिए। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होना चाहिए। तो आखिर यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो इसको क्लियर कैसे करें? ध्यान से समझिएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड के साथ COOH। नहीं समझेंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्रियात्मक समूह। लेकिन इसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्रियात्मक समूह में हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल करके यहाँ पे सोडियम या पोटेशियम जब आप जोड़ दीजिएगा, यानी COONA, Na मतलब सोडियम, या फिर COOK यानी पोटेशियम ना, तो ये लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लवण। ये अभी अम्ल है। कौन सा अम्ल? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करके यानी हटा करके इसके स्थान पर सोडियम या पोटेशियम जोड़ दीजिएगा, तो इस कंडीशन में बन जाएगा क्या चीज़? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण या कार्बोक्सिलिक अम्ल के पोटेशियम लवण। समझे कि नहीं समझे? तो इसमें यह बोला गया है कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण जो होता है ना, वही साबुन कहलाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारे पास ये था, यहाँ से हटा करके हाइड्रोजन को हमने सोडियम को या पोटेशियम को जोड़ा है, और सोडियम और पोटेशियम को जोड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के पोटेशियम लवण। आप दोनों में से कोई एक को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोडियम को ले सकते हैं या पोटेशियम को। ये भी सोडियम लवण है और ये क्या है? पोटेशियम लवण। लेकिन किसका है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के COONA लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये सोडियम लवण है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के पोटेशियम लवण है। ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट बोला गया है कि उच्च अणुभार वाला। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हमने छोड़ा है ना, इस साइड कार्बन की श्रृंखला बहुत ज़्यादा होना चाहिए, कार्बन की संख्या बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मान लो कार्बन की संख्या इस साइड बहुत ज़्यादा ले लो, आप 17 ले लो, 18 ले लो, 19 ले लो, 20 ले लो, यानी कार्बन की श्रृंखला बहुत ज़्यादा अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लो कि इस साइड में कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हुई है और इस साइड में COONA जुड़ा हुआ है, चाहे COOK जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से जो बन के तैयार होगा ना, इसी को हम बोलेंगे साबुन। समझे कि नहीं समझे? तो आप समझ चुके होंगे कि उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं ना। एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा है, ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल में हमने लिखा है सोडियम स्टेयरेट। ठीक है, सोडियम स्टेयरेट ये साबुन का ही एग्जाम्पल है, या सोडियम पोमेटेट ये साबुन का ही एग्जाम्पल है। सोडियम स्टेयरेट में अगर देखा जाए तो कार्बन की संख्या 17 होता है। कितना होता है? 17। अगर हम कार्बन की संख्या 17 लेंगे, कितना? 17, तो इसके साथ साथ हाइड्रोजन की संख्या इसका दुगना करके एक बढ़ा देना है। 17 दूना कितना होता है? 34, और 34 और ये कितना होता है? 35। इतना लेना है। और साथ साथ
ये जुड़ा होना चाहिए या ये जुड़ा होना चाहिए, दोनों में से एक तो, लेकिन यहाँ पे सोडियम लिखा हुआ है इसलिए हम इसको लेंगे, ठीक है, सोडियम वाला को। तो COONA, समझे कि नहीं, ये हुआ सोडियम स्टेरेट या साबुन इसको बोल सकते हैं, समझे कि नहीं समझे। इसका एक नाम क्या है, सोडियम स्टेरेट या साबुन, ओके। या फिर आप ले लीजिए सोडियम पॉमीटेट। पॉमीटेट में क्या होता है कि कार्बन की संख्या 15 होता है, 15, और हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा, इसका दुगना करके एक जोड़ दीजिए, 15 दूना 30 और 30 और एक 31, ठीक है। और क्या रहेगा, COONA, यहाँ पे सोडियम लिखा है इसलिए Na लिया जा रहा है ना। तो इस प्रकार से ये जो बना है ना, इसी को भी हम साबुन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साबुन। ये भी साबुन है, ये भी साबुन है, बस कुछ नहीं है, बस कार्बन की संख्या किसी में कम है किसी में अधिक है, इसे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर कार्बन की संख्या कम रहेगी तो केवल नाम में चेंजिंग आएगी, ठीक है, लेकिन गुण में चेंजिंग नहीं आएगी। ये भी सेम साबुन, ये भी सेम साबुन, बस केवल इसमें कार्बन की संख्या कम है इसलिए इसको पॉमीटेट कहा गया, इसमें थोड़ा सा अधिक है, 17 है, इसको स्टेरेट कहा गया। आप 18 भी ले सकते हैं चाहे तो, अगर C18 लीजिएगा ना, C18, तो H कितना हो गया, 18 का दुगना 36 और 36 में H जोड़ दीजिए 37, यानी कार्बन अगर 18 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 37 होना चाहिए, और COONA, ठीक है। और इसका भी कुछ नाम होगा ना। कहने का अर्थ यह है कि आप कार्बन की संख्या आपका जितना मन है उतना लीजिए, हाइड्रोजन की संख्या उसका दुगना करके एक जोड़ देना है, और लास्ट में COONA जोड़ देना है, तो उससे जो बनेगा ना उसको भी हम साबुन ही कहेंगे, कुछ और चीज़ नहीं कहेंगे, समझे ना। तो इस प्रकार से सोडियम स्टेरेट एक एग्जाम्पल है किसका, साबुन का, और एक है सोडियम पॉमीटेट एग्जाम्पल साबुन का, ठीक है। आप चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पोटेशियम स्टेरेट। यहाँ पे आप पोटेशियम लिखिएगा ना तो कुछ नहीं करना है, केवल के यहाँ पे लिख देना है। जहाँ पे आप सोडियम लिखे हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, पोटेशियम यानी के, तो इसको हम बोलेंगे पोटेशियम स्टेरेट। ये बाकी सेम रहेगा, C17H35 COO, यहाँ पे के हो जाएगा। जब के हो जाएगा इसका मतलब पोटेशियम, तो इसको बोलेंगे पोटेशियम स्टेरेट, ओके। यहाँ भी अगर के लिखेंगे तो इसको हम बोलेंगे पोटेशियम पॉमीटेट, ठीक है। तो C15H31 COO के रहेगा तो इसको हम बोलेंगे पोटेशियम पॉमीटेट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब हम समझते हैं बनाने की विधि। क्या समझते हैं, बनाने की विधि। यहाँ पे लिखा गया है कि वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरों को NaOH के साथ क्रिया कराने पर साबुन का निर्माण होता है तथा सहायक उत्पाद ग्लिसरॉल बनता है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पे बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है कि वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरों को, आखिर वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा, मैं रासायनिक समीकरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ ना। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप ऐसा लिखिएगा बनाने की विधि में, COO C17H35, इसी चीज़ को 3 बार लिखिए। कितना बार, 3 बार। तो एक बार लिख दिए, फिर लिखिएगा COO C17H35, फिर COO C17H35, इतना लिख दिया ना। अब आगे यहाँ पे एक चीज़ और लिखना है, यहाँ पे लिखिए CH2, यानी पहले वाला पर भी CH2 और लास्ट वाला पे CH2 यानी CH2। केवल बीच वाला में आपको लिखना है CH। क्या लिखना है, CH। और इस कार्बन को इस कार्बन के साथ में एकल बॉन्ड के साथ जोड़ देना है, और इस कार्बन को इस कार्बन के साथ एकल बॉन्ड के साथ जोड़ देना है, ठीक है। तो ये जो बन के तैयार हुआ है ना, इसी को बोलेंगे हम वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर। क्या चीज़ बोलेंगे, वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर। तो इसमें वसा अम्ल का मतलब क्या हुआ भाई, तो वसा का मतलब इसमें तेल या वसा का सूत्र भी मिला हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक जो सूत्र होता है ना, फार्मूला, ये जो दिख रहा है COO C17H35, इसी को बोलते हैं हम क्या चीज़, तेल या वसा। तेल या वसा, ये तेल या वसा का फार्मूला है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसमें बोला गया है कि वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर। अब यहाँ पे एस्टर का मतलब क्या होता है, एस्टर का मतलब जहाँ भी आपको बीच में COO दिख जाए, क्या दिख जाए, COO दिख जाए, इसी को हम बोलेंगे एस्टर। क्या बोलेंगे, एस्टर। और इसमें बोला गया है ग्लिसरॉल एस्टर, तो CH2 CH और CH2 जो होता है ना ये वाला, इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल एस्टर की अगर बात करते हैं तो इसमें एस्टर को जोड़ दीजिए, ये ग्लिसरॉल है
और ये क्या है, एस्टर है, ग्लिसरॉल एस्टर, ग्लिसरॉल एस्टर। समझे कि नहीं समझे? यदि आप इतना समझ चुके होंगे तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसमें यह बोला गया है कि वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरों को, यह है वसा अम्ल के ग्लिसरॉल एस्टर पूरे कुल मिला करके, इसको अब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ जब क्रिया करवाएंगे, NaOH के साथ क्रिया करवाएंगे तो साबुन का निर्माण होता है और सहायक उत्पाद ग्लिसरॉल बनता है ना। कैसे बनता है साबुन भाई? ध्यान से देखेगा, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, फिलहाल इसका काम अभी नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखेगा कि इतना सा पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सोडियम के साथ जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? तो यहाँ पे बनाएगा C17H35COONA, फिर इसके लिए भी C17H35COONA, इसके लिए भी C17H35COONA, यानी 3 बार यही सेम चीज़ बनाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसको लिखेंगे हम इस तरह से C17H35, ठीक है, C17H35 COONA, ठीक है। अब ये कितना बार बनाया? 3 बार। कितना बार? 3 बार है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3, लेकिन यहाँ पे सोडियम की संख्या भी कितना हो गया? 3 हो गया ना। 3 का भाई सोडियम में गुणा करेंगे तो 3 है ना होगा। तो यहाँ पे सोडियम तो 1 ठो है, तो 3 ठो पूरा करने के लिए यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, तब है ना। 1 ठो इसके साथ जुड़ेगा, फिर 1 ठो इसके साथ जुड़ेगा, फिर 1 ठो इसके साथ जुड़ेगा, यानी 3 बार यही चीज़ रहेगा। तो यहाँ पे 3 बार C17H35 COONA लिख दिया है ना। अब जो बचा है ये वाला ना, ये वाला, यानी इधर का पॉइंट और इधर का पॉइंट आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे तो कैसे होगा भाई? तो यहाँ पे लिखेंगे CH2, नीचे है CH, यहाँ पे CH2 है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, केवल OH जोड़ना है। यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, 3 बार ना, क्योंकि यहाँ पे 3 जब लिखा है तो 3 इसके लिए भी हो गया, यानी O भी 3 है, H भी 3 है, तो O भी और H भी 3 बार होना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से जो नाम इसका बना ना, इसको हम बोलेंगे सोडियम स्टेरेट। यही ना है जी, सेम यही चीज़ तो है, C17H35 COONA, यही ना साबुन है, हमने बताया था अभी। तो इसको हम बोलेंगे क्या चीज़? सोडियम स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट बोलिए, या इसको आप साबुन बोल दीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन साबुन तो बना ही, लेकिन साथ साथ सहायक उत्पाद ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, तो इसको हम बोलेंगे ग्लिसरॉल। क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का सूत्र ये होता है ना, CH2OH, CHOH, फिर CH2OH, ये जो होता है ग्लिसरॉल है, ये साबुन है, और ये क्या है? वसा अम्ल के ग्लिसरॉल एस्टर, वसा अम्ल के ग्लिसरॉल एस्टर है ये टोटल, यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप एग्जाम में जब लिखिएगा तो ये जो चिन्ह है ना, जो हमने लिखा है, आप इसको गलती से भी लिखिएगा मत, ठीक है। हमने केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था, साफ साफ आपको लिखना है, साफ साफ, ओके, एग्ज़ाम में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बनाने की विधि समझ चुके होंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे साबुन के अणु की संरचना के बारे में। आपको बता दूं कि अभी हमने जो साबुन प्राप्त किया था उसका अणु सूत्र था C17H35 COONA। इसको हम बोलते हैं सोडियम स्टेरेट, या हम बोलेंगे इसको साबुन। इसी की संरचना के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि साबुन चाहे कोई भी हो, साबुन चाहे कोई भी हो, उसका मुख्यतः 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। साबुन चाहे कोई भी हो, अगर उसको जल में डाला जाए ना तो वो 2 भाग में टूट जाता है, इसलिए हम बोलेंगे उसको 2 भाग। कितना? 2 भाग ना, यानी कि साबुन में मुख्यतः 2 भाग होते हैं। एक होता है अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग और दूसरा होता है ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? एक होता है अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग और एक होता है ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग। आखिर ये दोनों होता क्या है, डिफरेंट क्या है दोनों में, समझिएगा ना। अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग क्या होता है? आपको बता दूं कि ये जो भाग होता है ना, कौन सा? अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग, यह भाग तेल या वसा में विलय होता है। यानी ये जो भाग होता है, तेल कहो चाहे वसा कहो, इसमें घुल जाता है आसानी से, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं वसा स्नेही। क्या बोलते हैं? वसा स्नेही। यानी वसा के साथ या तेल के साथ जिसको स्नेह हो, लगाव हो, घुलने मिलने की आदत हो, उसको हम बोलेंगे वसा स्नेही। लेकिन जब ये वसा में घुलेगा ना,
यानी तेल में जब घुलेगा तो जल के साथ घुलबे नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे जल विरोधी, ठीक है। यानी जो अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग होता है, यह भाग तेल या वसा में विलय होता है, इसलिए इसे वसा स्नेही या जल विरोधी कहते हैं, ठीक है। और जस्ट इसी के उल्टा होता है ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग। इस बार ये वसा में नहीं घुलेगा, इस बार वसा में घुलने वाला ये है नहीं, इस बार घुलेगा ये जल में। किस में घुलेगा? जल में, ठीक है। तो लिखा गया है कि यह भाग जल में विलय होती है, यानी जल के साथ घुल मिल जाएगा, और इसलिए इसे हम बोलेंगे जल स्नेही। भाई जल के साथ इसको लगाव है, जल में घुलने की आदत है, इसलिए इसको बोलेंगे हम जल स्नेही। या इसको बोलेंगे वसा विरोधी। जब ये जल में घुलेगा तो वसा में नहीं घुलेगा, जब वसा में नहीं घुलेगा तो बोलेंगे वसा विरोधी। समझे कि नहीं समझे? यानी ध्यान से समझिएगा कि ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन जो होता है, इसमें क्या होता है कि यह भाग तेल या वसा में घुल जाता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे वसा स्नेही या जल विरोधी। लेकिन जब अगर ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि यह भाग जल में विलय होता है। किसमें? जल में। और इस कारण से इसको हम बोलते हैं जल स्नेही, और ये वसा में घुलता उलता है नहीं, इसलिए इसको बोलेंगे वसा विरोधी। समझे कि नहीं समझे? अगर आप इतनी बात समझ चुके होंगे तो हम समझते हैं इसकी संरचना के बारे में, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है C17H35 COONA, तो इसका जो हम संरचना बनाएंगे तो इस प्रकार से बना सकते हैं। कैसे? कि कार्बन की संख्या आप 17 दिखाइए। कितना दिखाना है? 17। यहाँ पे 17 कार्बन है, तो 17 कार्बन आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2। कितना बार लिखना है? 17 बार। कितना बार? 17 बार। CH2 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 CH2। कितना हुआ भाव? ध्यान से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 और 17, यानी 17 बार हमने लिख दिया। क्या चीज़? हाइड्रोकार्बन। यानी जो ये है ना C17H35, इसको हमने 17 बार लिख दिया है। अब आगे इसको जोड़ना है, तो कैसे जुड़ेगा भाई? तो सिंगल बॉन्ड के साथ ये वाला कार्बन यहाँ आएगा, ठीक है। इसके साथ एक ऑक्सीजन आ जाएगा द्विबंध के साथ। कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, और एक ऑक्सीजन ऐसे ही रहेगा सिंगल बॉन्ड के साथ, और Na, ठीक है। इस प्रकार से ना, तो इसका ये संरचना सूत्र हो गया। क्या हो गया? संरचना सूत्र। लेकिन आप इसको एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे, समझे कि नहीं समझे? आप इसको एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे। अगर लिख भी देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से लिखने का एक और तरीका आपको बता रहे हैं कि उसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। आप अगर इसको लिखेंगे तो गलत नहीं है, यह भी 100% सही है, लेकिन इसको लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए इससे अच्छी बात क्या है कि आप ऐसा कर दीजिए कि आप एक कार्बन यहाँ मान लीजिए, दूसरा कार्बन यहाँ मान लीजिए, और दोनों को मिला दीजिए इस प्रकार से। तो इसको बोलेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 कार्बन थे, 17 हमने बना दिया। जो हर एक पॉइंट जो है ना, हर एक कोना, ये बताता है कि यहाँ पे एक एक कार्बन उपस्थित है। आपको पता होना चाहिए जो बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग जो हम बताए हैं आपको, ये कुछ इस प्रकार से बनता है। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसका अर्थ ये थोड़ा होता है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ कार्बन होता है और इसके साथ में एक हाइड्रोजन हमेशा रहता है। C के साथ H हमेशा रहेगा, C के साथ H हमेशा रहेगा 6 बार। समझे कि नहीं समझे? उसी प्रकार से सेम यहीं भी है कि शुरुआत में होता है CH3। क्या होता है? CH3। और यहाँ पे होगा CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, सब क्या है? CH2 CH2 CH2। समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से यहाँ भी होता है, जो दिखाई हमें नहीं दे रहा है ना। तो कार्बन की संख्या तो 17 बन गया। अब जोड़ना है COONA, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? तो आप यहाँ से ऊपर ले जाइए 18वां नंबर पे, और यहाँ पे आप जोड़ दीजिए कार्बन के साथ, और कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ। तो डबल बॉन्ड आप ऐसे दिखा दीजिए ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे भी दिखा सकते हैं, ठीक है।
तो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन को द्विबंध के साथ हम दिखा दिए। अब एक ठे O और Na बच गया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ONA। ठीक है, इस प्रकार से यदि आप लिखते हैं तो ये इसकी संरचना बन के रेडी हो गई। किसकी? C17H35COONA को। ठीक है, और हम इसमें बताए हैं आपको कि दो भाग होते हैं, एक ध्रुवीय एक अध्रुवीय, यानी एक होता है वसा स्नेही, एक होता है जल स्नेही। तो इतना जो भाग आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वसा स्नेही भाग। क्या चीज़? वसा स्नेही भाग। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये जल के साथ स्नेह करेगा, इसको हम बोलेंगे जल स्नेही भाग। जल स्नेही भाग, समझे कि नहीं समझे? या आप चाहें तो इसका एक और नाम लिख सकते हैं। अगर ये जल के साथ स्नेह कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि वसा विरोध करेगा, या आप इसको लिख देंगे वसा विरोधी शीर्ष, वसा विरोधी भाग। समझे कि नहीं समझे? ये अगर जल के साथ घुल मिल रहा है तो वसा के साथ नहीं घुलेगा। अब जब ये वसा के साथ स्नेह कर रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं जल विरोधी। क्या बोलेंगे? जल विरोधी। ये जल के साथ घुल भी नहीं करेगा। नहीं समझे? इस तरह से ना दो नाम इसका हो सकता है। तो इसमें इधर वाला जो भाग होता है, यानी कार्बन की जो श्रृंखला होती है ना, इस साइड कार्बन ना है जी, यानी कि CH3 CH2 CH2 ये सब जो है ना, इसको बोलते हैं हम क्या चीज़? वसा स्नेही भाग, यानी वसा के साथ ये घुल मिल जाता है। लेकिन जो आगे वाला भाग होता है, ये वाला, ये COONA, ये जल के साथ घुल मिल जाता है ना। आपको एक बात और बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आपको COONA को यहाँ पे अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो एक और तरीका है लिखने का। ठीक है, ध्यान से लिखेगा, एक और तरीका है लिखने का, आपको लिखना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जब भी आपको पूछता है एग्जाम में साबुन के अणु की संरचना बनाइए, तो आप ये 2 पॉइंट जरूर लिखेंगे। और लिखने के बाद आप इसको अगर लिखेंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है, काम चल जाएगा। अगर आप इसको नहीं लिखेगा तो आपको बनाना है ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पूरा यहाँ तक बना देना है। और जब यहाँ बना दीजिएगा ना, तो एक चीज़ और बनाना है आपको। क्या बनाना है? ध्यान से देखिएगा, आपको फिर से यही चीज़ बनाना है यहाँ से यहाँ तक। कैसे बनाइएगा? तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बना दिए ना। अब 18वां नंबर पे ये जुड़े हुए हैं, ये सब क्या हैं? जुड़े हुए हैं। तो 18वां नंबर पे इसे करके एक बड़ा सा गोला बना दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, और जो गोला बना दिए है ना, यही मान लेंगे कि ये क्या है? COONA है। और इसको हम बोलेंगे, इस भाग को क्या बोलेंगे? जल स्नेही। क्या बोलेंगे? जल स्नेही, यानी जल के साथ स्नेह कर रहा है। बस यही चीज़ है, बस इसके जगह पर हम बड़ा सा गोला बना दिए हैं। ठीक है, अब इस गोला को हम बोल दिए हैं क्या चीज़? जल स्नेही। और ये क्या है? COONA ही है, COONA ही है ना, एग्जामिनर समझ जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये क्या है? जल स्नेही। और यहाँ से यहाँ तक जल विरोधी। क्या चीज़? जल विरोधी। ठीक है, जल विरोधी है, इसका मतलब ये वसा के साथ स्नेह करेगा। ये जल स्नेही है, इसका मतलब वसा के साथ विरोध करेगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसका एक और नाम लिख देंगे आप, वसा विरोध, वसा स्नेही। क्या चीज़? वसा स्नेही, यानी वसा के साथ घुल जाएगा। इसको आप लिखिएगा वसा विरोधी, वसा का विरोध करेगा। समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, किसकी? साबुन की। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया, ये होता क्या है। ध्यान से समझिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि साबुन जो होता है ना, ये उच्च अणु भार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। आपको तो पता होना चाहिए। और जब इस साबुन को जल में आप घोलेंगे ना, किसमें? जल में घोलेंगे, तो ये ऑक्सीलेट आयन के रूप में टूट जाता है। समझे? ऑक्सीलेट आयन के रूप में टूट जाता है। कैसे टूटता है? ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास साबुन का सूत्र था C17H35COONA, सोडियम स्टेरेट एक साबुन है। ठीक है, इसको जब आप जल में डालें H2O में, तो अपने आयनों में ये टूट जाता है। कैसे टूटता है? ध्यान से समझिएगा। ये टूटेगा C17H35COO नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से प्लस में ये सोडियम के ऊपर प्लस आयन आ जाएगा।
यानी इतना अलग हो गया और इतना अलग अपने आयनों में टूट गया। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीलेट आयन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेट आयन। और ये जल के साथ विरोध करता है, यानी इसको बोलेंगे हम जल विरोधी। वसा के साथ स्नेह करेगा, इसलिए जल के साथ विरोध करेगा, इसलिए जल विरोधी इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जल विरोधी। यानी इस साबुन में 2 भाग इसको जल में डाले तो ये अपने आयनों में टूट गया, इसको बोलेंगे ऑक्सीलेट आयन। और इसको हम बोलेंगे सोडियम आयन। और ये क्या है? जल स्नेही। जल स्नेही, एक ठो जल के साथ विरोध कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे जल स्नेही। ठीक है। तो जब ये आयनों में टूटता है ना, तो ये जो ऑक्सीलेट आयन है उसी जल में घुलने के बाद में ये इसका जो ध्रुवीय सिरा होता है, ध्रुवीय सिरा का मतलब ये माइनस वाला सिरा ना, ये सब केंद्र की तरफ इकट्ठा होने लगते हैं। कैसे? इसमें देखो लिखा है कि अब ऑक्सीलेट आयन यानी ये वाला ना, ऑक्सीलेट आयन की ध्रुवीय सिरा का मतलब ये वाला। ठीक है। केंद्र की ओर इकट्ठा हो जाते हैं। किसके तरफ? केंद्र की ओर इकट्ठा हो जाते हैं और एक संरचना का निर्माण करते हैं। किसकी? एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे मिसेल कहा जाता है। ठीक है। यानी ये जब इकट्ठा होने लगते हैं ना, तो एक विशेष प्रकार की संरचना बनाते हैं और वो संरचना मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक केंद्र है, केंद्र की तरफ इकट्ठा होंगे। कैसे होंगे? तो इस प्रकार से, इस प्रकार से वाला भाग, ये सब होने लगते हैं इकट्ठा। और जो सोडियम आयन है Na+, ये इसके चारों तरफ जुड़ने लगते हैं। चारों तरफ का मतलब एक साइड में होने लगते हैं इकट्ठा। यानी यहाँ पे Na+, यहाँ भी 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 सेम Na+, यहाँ भी Na+, यहाँ भी Na+, यहाँ भी Na+, फिर यहाँ भी Na+, फिर Na+ ना। अब इसके केंद्र की अगर बात करें, केंद्र मतलब बीच वाला भाग, इसी में गंदगी इकट्ठा होती हैं। क्या बोलेंगे? इसी में गंदगी इकट्ठा होती है। गंदगी का मतलब जैसे मैल हो गया, जैसे कपड़ा है ना, कपड़ा धो रहे हैं इस साबुन से, तो ये क्या करता है भाई, उसमें पानी डलबे करेंगे। जब पानी डालेंगे तो अपने आयन में टूट जाएंगे, ऑक्सीलेट आयन और सोडियम आयन में टूट जाएगा। जब टूटेगा तो ये जो ऑक्सीलेट आयन है ना, ये आपस में क्या करेंगे कि एक नई प्रकार की श्रृंखला का एक नए प्रकार की संरचना का निर्माण करेंगे। इसका नाम है मिसेल। क्या नाम है? मिसेल। ठीक है, मिसेल। ये जो दिख रहा है ना, ये संरचना, इसको बोलेंगे मिसेल। और एक तरह का ये झाग है। क्या है? झाग है। इसको हम बोलते हैं इमल्सन। क्या बोलते हैं? इमल्सन। कहने का अर्थ ये है कि जब इस साबुन को जल में आप घोले, ऑक्सीलेट आयन में टूटा, तो ये ऑक्सीलेट आयन आपस में होते हैं इकट्ठा। जब इकट्ठा होने लगते हैं ना, तो उसी कारण से झाग बनता है। क्या बनता है? झाग। जब झाग बढ़िया से बन जाता है ना, तो उसी को हम बोलते हैं मिसेल। ठीक है। ये मान लीजिए झाग है। क्या है? झाग है। और झाग के केंद्र में, यानी कि झाग के अंदर में मैल, गंदगी जितने भी रहते हैं, ये सब इकट्ठा होने लगते हैं। किस में? मिसेल के केंद्र में या झाग के केंद्र में ही इकट्ठा होने लगते हैं। क्या चीज़? गंदगी इकट्ठा होने लगते हैं। जब गंदगी इसके केंद्र में इकट्ठा हो जाएगा और फिर ऊपर से आप पानी डालेंगे ना, तो ये जो मिसेल है अपने साथ गंदगी को लेकर के बाहर निकल जाता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। समझे? तो इस कहानी को एक बार ध्यान से देखिएगा कि साबुन कैसे स्वच्छ करता है कोई भी चीज़ को ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा साबुन के स्वच्छीकारक क्रिया क्या होती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं साबुन की सीमाएं। सबसे पहली बात इसमें देखा जाए तो हम कठोर जल में साबुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कठोर जल का मतलब ये होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की संख्या ज़्यादा होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि साबुन की यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। यानी कठोर जल में, तो इसमें हम लिखेंगे कि कठोर जल में साबुन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? तो उसके पीछे एक कारण है। क्योंकि कठोर जल में मैग्नीशियम या कैल्शियम, यानी कैल्शियम या मैग्नीशियम यानी Mg तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अत्यधिक मात्रा में
उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। इस कारण साबुन जो होता है ना, इस कारण जो साबुन होता है कैल्शियम या मैग्नीशियम से अभिक्रिया कर लेता है। क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है। और जब अभिक्रिया करता है ना तो सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण करता है। सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण करता है। हल्का भूरा रहता है ये, इसका रंग, समझे कि नहीं समझे, करता है। इसका मतलब समझिए, इसको हम रासायनिक समीकरण से दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे पास C17H35 COO और Na ये साबुन है। जब आप इसको कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ में जब अभिक्रिया करवाते हैं, आपको पता होना चाहिए इस पर 2 पॉजिटिव, इस पर भी 2 पॉजिटिव आवेश होती है। जब ये अभिक्रिया करता है ना तो ये बनाता है C17H35 COO, यानी ये वाला इसका होल ट्वाइस, और इसके साथ आप कैल्शियम जोड़ दो या मैग्नीशियम जोड़ दो, दोनों में से कुछ जोड़ो ना, एक तो जोड़ना है। तो ये जो बन के तैयार हुआ ना, ये सफ़ेद हल्का भूरा क्या अवक्षेप प्राप्त हो गया। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं हल्का भूरा अवक्षेप। समझे कि नहीं समझे? इस प्रकार से अवक्षेप का निर्माण होता है। इस कारण से साबुन को हम कठोर जल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम समझते हैं कि अपमार्जक क्या होता है। अपमार्जक ध्यान से समझिएगा। लंबी श्रृंखला वाले, इसमें भी लंबी श्रृंखला चाहिए। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम या सल्फोनेट लवण अपमार्जक कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है इसमें, केवल आप सामान्य सीधा सा आप इसका परिभाषा जानेंगे और इसका एग्जाम्पल लिखना है, आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है C18H29 NaO3S। इसका नाम है सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फेट। ये एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा। एक और बताते हैं C12H25 NaO4S। इसका नाम है सोडियम लॉरिल सल्फेट। ठीक है, ये होता है। आप इसका एग्जाम्पल्स में ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फेट और सोडियम लॉरिल सल्फेट, ये 2 एग्जाम्पल है अपमार्जक के। अपमार्जक का अंग्रेजी होता है डिटर्जेंट। मैं डिटर्जेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, निरमा के बारे में। ठीक है, आपको दिमाग में ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अपमार्जक के बारे में बात कर रहे हैं ना, यानी निरमा के बारे में। ध्यान से समझिएगा, इसकी प्राप्ति के लिए तेल या वसा की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी प्राप्ति के लिए तेल या वसा की आवश्यकता नहीं होती है। साबुन को तो हम तेल या वसा की सहायता से प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके लिए तेल या वसा की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा लाभ क्या है कि इसका जो उपयोग है ना, यानी इसकी प्रयोग कठोर जल में भी किया जा सकता है। कठोर जल में भी किया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे।
तीसरी पॉइंट, इसका प्रयोग आप जानते ही हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग कपड़े, बर्तन या किसी वस्तु को साफ करने में किया जाता है, साफ करने में किया जाता है। ठीक है, ये आज की टॉपिक हो गई कंप्लीट। मुझे लग गया भूख, जाना है खाना खाने। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आई होगी टोटल, जितना मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया है। तो हमारे इस मेहनत के लिए छोटी सी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो।